नमस्कार, मनी मंत्रा के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज बात इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ की। दरअसल देश का सबसे बड़ा आईपीओ जल्द ही आने वाला है। ये आईपीओ देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी ला रही है। ऐसे में आपके लिए आईपीओ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि आईपीओ कितने तरह के होते हैं, कंपनियां आईपीओ क्यों जारी करती हैं, आईपीओ में निवेश इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, निवेश से पहले किन बातों का ख्याल रखने की जरूरत होती है। इन तमाम पहलुओं पर करेंगे विस्तार से चर्चा और इस चर्चा में हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार जी और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं फार साइड ग्रुप के प्रेसिडेंट डॉक्टर एनसी माहेश्वरी जी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है मनी मंत्रा के इस विशेष अंक में। धीरेन्द्र जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा और जो बुनियादी सवाल हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के जरिए लोगों तक पहुंचे कि ये आईपीओ होता क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है कंपनियों को। इनिशियल पब्लिक ऑफर, कंपनी शुरुआत में अपनी शेयर बाकी लोगों के साथ साझा करती है, लोगों को बेचती है। आईपीओ के पहले कंपनी प्राइवेट होती है, कुछ लोग अपना पूंजी लगाते हैं और कंपनी की शुरुआत करते हैं। आईपीओ से ये उनका शेयर, उस कंपनी का शेयर लोगों के पास पहुंच पाता है। ये दो तरीके से होता है। पहले के लगाए हुए निवेशक अपना शेयर बेचे, जैसे कि एलआईसी का होगा कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का सारा शेयर सरकार के पास है और सरकार के पास जो शेयर है वो आम लोगों तक को बेचा जाएगा। और दूसरा तरीका है कि कंपनी को पैसे की जरूरत है, कंपनी लोगों से पैसे मांगती है कि आप हमें पैसे दीजिए, हम ये कारोबार बढ़ाने के लिए, लगाने के लिए या किसी और चीज के लिए हम आपसे पैसा मांग रहे हैं, और जिसकी वजह से और लोग भागीदार बनते हैं। तो आईपीओ कंपनी का शेयर लोगों के पास जाना और कई बार कंपनियों का शेयर पहली बार इशू होना और पब्लिक जाना, ये लोगों को भागीदार बनाना, यही इसका उद्देश्य है और यही है पद्धति। ठीक है, माहेश्वरी जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया आईपीओ को लेकर क्या है, किस तरह से आम लोगों को समझाया जाए। देखिए, हम हमेशा मानते रहे हैं कि गेटवे टू द कैपिटल मार्केट इज आईपीओ। मतलब जो आम निवेशक है, जो एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर है, वो सबसे पहले आईपीओ के थ्रू ही कैपिटल मार्केट को पार्टिसिपेट करता है। और जो हमने पिछले भी पास्ट हिस्ट्री भी अगर आप देखें, आप मारुति के पब्लिक इशू की बात करें जो करीब 2 डिकेड पहले आया था, या हम टीसीएस के इशू की बात करें, जब भी मार्केट बहुत सबड्यूड होती है तो मार्केट में जो वाइब्रेंसी लाता है वो आईपीओ ही लाता है। तो इसलिए आईपीओ एक बहुत ही अच्छा है। लेकिन हर बार आईपीओ के साथ हमारे को रिलायंस पावर भी याद रखना चाहिए, हमें पेटीएम का इशू भी याद रखना चाहिए। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि आईपीओ क्या है और क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। जी, लेकिन धीरेन्द्र जी, बहुत से लोग ये भी जानना चाह रहे होंगे कि जब आईपीओ, आपने बता दिया कि आईपीओ क्या होता है, कितने तरह के आईपीओ होते हैं, इसके बारे में जरा बताइए दर्शकों को। नहीं, जैसा मैं पहले बता रहा था कि आईपीओ कंपनी शेयर इशू करती है और आम लोग खरीदते हैं। आम लोगों को आमंत्रित किया जाता है कि आप आइए हमारे कंपनी के शेयर खरीदिए। दूसरा तरीका है कि पहले से कंपनी चल रही है, बड़े निवेशकों ने पैसा लगाया है, प्राइवेट इक्विटी फंड ने पैसा लगाया है, कई बार प्रोमोटर, कंपनी के मालिक जिन्होंने सेटअप किया है, जो प्रोमोटर है, उनका शेयर है और वो पैसा रेज करना चाहते हैं, वो अपना शेयर बेचना चाहते हैं। पेटीएम के केस में, एलआईसी के केस में ये होने वाला है, कंपनी को पैसा नहीं मिलने वाला है। आप जो पैसा देंगे वो किसी और के पास जाएगा और उस व्यक्ति के पास या उस इंस्टीट्यूशन के पास जो शेयर है वो आपके पास वो शेयर आपको ट्रांसफर होगा। तो अभी जो एलआईसी का जो इशू आएगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे वो शेयर्स हैं, वो एक आम व्यक्ति को उपलब्ध होगा। और तो ये मोटे तौर पे ये 2 तरीके का। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं कि बहुत सारा इशू आता है, कंपनी शेयर इशू करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, इसको राइट्स इशू कहा जाता है। ये केवल एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, पहले से जो उस कंपनी के शेयर धारक है, उनका ये एक्सक्लूसिव राइट है, उन्हें एक खास रेशियो में दिया जाता है और उसके लिए वो पैसा लगाते हैं। जानना चाह रहे हैं कि जैसा कि हमने कहा कि 2 तरह के होते हैं, धीरेन्द्र जी ने कहा, उसमें फिक्स प्राइस इशू और एक दूसरा बुक बिल्डिंग इशू, इसके बारे में जरा बताइए और क्या दोनों में अंतर है।
अच्छा, देखिए, फिक्स प्राइस इशू और बुक बिल्डिंग, जब फिक्स प्राइस का जहां तक बात है उस समय कंपनी पहले ही निर्धारित कर देती है। लाइक अभी आप LIC के, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस है तो हम उसी से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे प्राइस आई है कि 904 से 945 तक हो सकती है, जबकि फिक्स प्राइस में जो फिगर आती है वो आती है कि 950 या 900 रुपए पे ही हम शेयर इशू करेंगे। वो अपने मर्चेंट बैंकर के साथ वो अपनी प्राइस फिक्स कर देते हैं। लेकिन मार्केट बहुत डायनेमिक है एक्चुअली। जो प्रमोटर होते हैं उसे लगता है कि मेरे इशू या मेरे जो शेयर्स हैं वो मार्केट में ज्यादा चीप, ज्यादा सस्ते ना चले जाएं। उधर इन्वेस्टर भी वरी करता है कि कहीं मैं ज्यादा ओवर प्राइस शेयर तो ना ले लूं। तो इसलिए कहीं ना कहीं कंसेप्ट आया कि क्या हम इसको फ्लोटिंग रेट रख सकते हैं। तो वहां कंसेप्ट ऑफ बुक बिल्डिंग आ गया। आप अपनी एक तरह से बिडिंग करते हैं कि मैं 910 पे इतने शेयर लेने को तैयार हूँ, 920 पे इतने शेयर लेने को तैयार हूँ, 930 पे। तो जो डिफरेंट जब टोटल होता है एग्रीगेट बेस पे हम उसकी कट ऑफ प्राइस निकालते हैं और कट ऑफ प्राइस के बेसिस पे हम अलॉटमेंट कर देते हैं। तो ये बेसिकली एक फ्लेक्सिबल प्राइस मैकेनिज्म है। बाकी आपके राइट्स क्या हैं, लिस्टिंग कैसे होगी, शेयर कैसे चलेगा, शेयर डीमेट में कैसे आएगा, अप्लाई, ऑलमोस्ट बाकी सारा जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो सेम है। लेकिन जो प्राइस मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बुक बिल्डिंग और इसमें कहा जाता है कि जो है बुक बिल्डिंग IPO में और फ्लोर प्राइस में 20% का अंतर रखा जाता है। नहीं, देखिए, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको बुक बिल्डिंग में या फिक्स में 20% का अंतर रखना है। एक्चुअली जो प्राइसिंग है हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रेज किया है और हमारे पास इन्वेस्टर्स का इसके संबंधित बहुत से क्वेश्चन हमेशा ही आते रहते हैं कि प्राइसिंग में क्या सेबी का रोल है, या प्राइसिंग गवर्नमेंट अप्रूव करती है, या प्राइसिंग का एक्चुअली मैकेनिज्म क्या है कि एक शेयर 904 रुपए पे ही क्यों आ रहा है, ये 804 में या 1104 में क्यों नहीं आ पा रहा। तो हमें सबसे पहले क्लैरिटी करनी पड़ेगी। ये तो क्योंकि LIC का इशू स्पेसिफिक है, गवर्नमेंट का इशू है, तो नेचुरली गवर्नमेंट का उसमें डिफरेंस है। लेकिन जो नॉर्मल मार्केट पे पब्लिक इशू है उसमें जो प्राइस फिक्सिंग है उसमें सेबी का या गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। ये कंपनी अपने मर्चेंट बैंकर के साथ, अपने अंडरराइटर के साथ बैठ के, जो तीनों लोग हैं वो देखते हैं कि मैं अपने इशू को किस प्राइसिंग पे पब्लिक में सब्सक्राइब करा सकता हूं। तो ये प्योरली एंड प्योरली डिसीजन जो है मैनेजमेंट इन कंसल्टेशन विद अंडरटेकर्स एंड दी लीड मैनेजर बोल सकते हैं, मर्चेंट बैंकर्स बोल सकते हैं, उनके थ्रू ही लिया जाता है। अब यहाँ पे हम उसको एक्स मैकेनिज्म में जाएं या वाई मैकेनिज्म में जाएं, ये भी गवर्नमेंट का अपना रूल है या सेबी का रूल है, और हम अगर प्रमोटर्स चाहें तो हम उसको ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अब जितने भी बड़े इशू हैं, गवर्नमेंट ने कहा कि अल्टीमेटली बुक बिल्डिंग जो है वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है, ज्यादा डायनेमिक मैकेनिज्म है। तो सेबी ने इसलिए कहा कि जो बड़े इशू हैं वो सारे आपके बुक बिल्डिंग प्रोसेस से ही आएंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन रेस्ट विद द लीड मैनेजर ओनली। ठीक है, लेकिन धीरेन्द्र सर, जो निवेशक हैं, जो आम निवेशक हैं, क्या उनको निवेश करने से पहले इन चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत है, फिक्स प्राइस IPO और बुक बिल्डिंग IPO? इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। इसमें जब भी आप शेयर खरीदते हैं, IPO के जरिए खरीदे, कभी किसी और रोज बाजार खुलता है और रोज 5000 शेयर लोग स्वतंत्र है खरीदने के लिए, और रोज उनका दाम खुलता है और लोग जो उसकी बोली लगाते हैं। उसी तरह से ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस में भी आप कंपनी की बोली लगाते हैं और एक प्राइस डिस्कवरी का जो मैकेनिज्म है, क्योंकि नई कंपनी है, उसका पब्लिक इशू आ रहा है, और उसका जब IPO आता है तो जब आप बाजार जब रोज खुलता है और ये जो 3000-4000 कंपनियों का दाम खुलता है, तो आपको पता है कि बीते हुए कल में लोग कितना दाम देने को तैयार थे। इस नई कंपनी के बारे में हमें नहीं पता है। इसमें 2-3 चीजें होती है। एक तो कि कंपनी के बारे में आउटलुक कैसा है, कंपनी कैसी होगी, भविष्य में कंपनी कैसा करेगी, और उस समय बाजार का माहौल कैसा है। कई बार बहुत अच्छे माहौल में खराब कंपनियों के शेयर भी बहुत अच्छे दाम पे बिक जाते हैं, कई बार खराब माहौल में अच्छी कंपनियों के शेयर भी नहीं बिक पाते हैं। तो माहौल और कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, और जो कि समय के साथ प्रूव होगा, इसको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। ये जब आप शेयर में पैसा लगाते हैं तो आपको देखना चाहिए कि केवल शॉर्ट टर्म डिमांड सप्लाई की वजह से आपको नहीं खरीदना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे शेयर के खरीदा है IPO में, जो कि अगर आम तौर पे उन्हें खरीदना हो तो शायद नहीं खरीदते। लोग केवल इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उस समय डिमांड सप्लाई का मिसमैच है। लोगों को लगता है कि अभी रुख ऐसा बना हुआ है कि अगर आपको अलॉटमेंट हो गया तो आप, कंपनी चाहे कहीं भी जाए, आप 10 रुपए लगा करके आप 12 रुपए तेजी से कमा सकते हैं। इस नजरिए से IPO में लोगों को आमतौर पे पैसा नहीं लगाना चाहिए। आप कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं, आप कंपनी के भागीदार बन रहे हैं,
आप कंपनी के मालिक बन रहे हैं, और वो लंबे समय का नजरिया आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर कंपनी का दाम अगर नीचे हो गया खुलते ही, तो क्या आप उसको रख पाएंगे, क्या आपको रखना चाहिए? ठीक है, ठीक है, ये इस विषय पे आऊँगा धीरेन्द्र सर, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ जगदीश पाटिल जी हैं, जो कि महाराष्ट्र के धुले से इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। जगदीश जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर, आईपीओ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसे इफेक्ट करता है? धीरेन्द्र सर। ग्रे मार्केट एक गैरकानूनी जरिया है। ये बाजार में सट्टा करने वाले लोगों का एक तरीका है, एक बाजार में एक इनफॉर्मल बाजार क्रिएट करने का, उसके लिए रुख पॉजिटिव बनाने का। कई बार इसमें बहुत सारे प्रमोटर्स भी शामिल होते हैं, और जब जब किसी आईपीओ में, आमतौर पे पिछले 25 साल में, जब से कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, उसके 30 साल पहले, 32 साल पहले सरकार निर्धारित करती थी कि किसी कंपनी का शेयर किस दाम पे बिकेगा, और उस समय से लोगों को आदत पड़ी हुई है कि उस समय सरकार काफी कम दाम निर्धारित करती थी और लोगों को आमतौर पे फायदा होता था। वो जमाना बीत गया, उसी वजह से लोग, और ये जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम जब भी कभी कोई डिसाइड होता है, तो आमतौर पे उसका कोई आधार नहीं होता है। आप खरीद लेते हैं और उसके बाद वो ग्रे, और उसका कोई सैंक्टिटी नहीं है, तो उसके आधार पे लोगों को बचना चाहिए। मैंने देखा है कि जब जब ग्रे मार्केट में किसी चीज के लिए प्रीमियम बहुत अच्छा रहता है, वो सब इशू काफी फर्जी साबित हुई है। लेकिन इसको लेकर माहेश्वरी सर, कुछ नियम कानून होंगे, और जो निवेशक हैं उन्हें भी इस तरह के ग्रे मार्केट में निवेश करने से बचना चाहिए। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले तो ट्रेडिंग और सौदा जो ग्रे मार्केट का है, वो परफेक्टली इलीगल है। मतलब उसकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, आप उस सौदे को एनफोर्स नहीं कर सकते। ये खाली विश्वास का सौदा है, उससे ज्यादा नहीं है। और हम इन्वेस्टर्स को हमेशा ये बताते रहे हैं, उनको एजुकेट करते रहे हैं कि आपको ग्रे मार्केट में चक्कर में नहीं पड़ना है, नंबर 1। नंबर 2, जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, जैसा भी धीरेन्द्र जी ने बताया, वो किसी फंडामेंटल बेसिस पे, प्रीमाइसेस के ऊपर निर्धारित नहीं है। वो ये लीड मैनेजर भी अपने सब्सक्राइब इशू को करने के लिए कुछ आर्टिफिशियल परचेजिंग करवा सकता है, मार्केट में रूमर फैला सकता है। कोई पार्टिसिपेंट जिसका इंटरेस्ट है, वो भी इसको कैरी फॉरवर्ड करा सकता है। तो बेसिकली ये डिमांड एंड सप्लाई, प्योरली डिमांड एंड सप्लाई एंड मार्केट मेकिंग का एक इनफॉर्मल तरीका है, जिससे मुझे लगता है हमें काफी बचना चाहिए। आजकल मार्केट में काफी साइट है जिसपे ग्रे प्रीमियम कई बार आपको नजर भी आ जाता है। मुझे लगता है सीबी इसको काफी वॉच कर रही है, और ऐसी ग्रे मार्केट साइट से टाइम टू टाइम एक्शन भी होता रहा है। लेकिन फिर भी बट फैक्ट ऑफ द मैटर है, जैसे धीरेन्द्र जी ने कहा, हमने भी यही देखा है, जिसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम ज्यादा होता है, उसमें अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो मार्केट में ओवरऑल सब्सक्रिप्शन जब हम बात करते हैं कि 5 टाइम सब्सक्राइब हुआ, 10 हुआ या 25 हुआ, तो जितना ग्रे मार्केट प्रीमियम ज्यादा है, उसका सब्सक्रिप्शन का रेट भी उतना ज्यादा होता है। बिल्कुल। अब सर, एक महत्वपूर्ण विषय पर आना चाहूंगा धीरेन्द्र सर, की जो लोग निवेशक इस कार्यक्रम को इस वक्त देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो आईपीओ में अगर वो पहली बार निवेश करना चाह रहे हैं, क्या कुछ तरीका होता है कि अगर आप आईपीओ में सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं, तो प्रोसेस क्या, तरीका क्या है सर? तरीका तो यही है कि ब्रोकर के पास आपका एक अकाउंट होना चाहिए, और आप फिर बिड कर सकते हैं। और ये जो, चाहे वो फिक्स प्राइस है या आप ये अगर बिड कर रहे हैं, तो आप नॉर्मली एक ब्रोकर आपको ये सुविधा देता है कि आप किस दाम पे आप बिड करें, जिसमें कि संभावना बढ़ जाती है, या अगर अलॉटमेंट हुआ। और एनीवे उससे उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिसमें आप ये डच बिडिंग प्रोसेस के जरिए भी जो आप करते हैं, बुक बिल्डिंग प्रोसेस के जरिए भी जो आप करते हैं, उसमें फाइनली लोगों को अलॉट एक कट ऑफ प्राइस पे ही होता है। तो इससे ये आप किसी भी व्यक्ति को इस नजरिए से देखना चाहिए कि ये कंपनी में अगर रुख, बाजार लिस्ट होने के बाद अगर बाजार का रुख अगर उल्टा रहा, अगर ये नुकसान पे लिस्ट हुई, आपने 50 रुपए पे खरीदा है और ये 30 रुपए पे अगर ये लिस्ट होती है, तो क्या इस कंपनी के शेयर को आप 5 साल होल्ड करेंगे? क्या आप 3 साल होल्ड करेंगे? क्या आपका कंपनी में, और इसके लिए आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ना चाहिए। आपको देखना चाहिए 3 चीज, कि ये कंपनी मुनाफा कमा रही है, ये मुनाफा बढ़ा पाएगी, ये कंपनी ज्यादा बेच पाएगी, ये एक स्केलेबल बिजनेस है, और ये काबिल लोग लगा रहे हैं, काबिल लोग ये कारोबार चला रहे हैं।
किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए ये 3 चीज आपको हमेशा ही देखना चाहिए कि कंपनी बढ़ेगी, मुनाफा कमाएगी और ये काबिल लोग लगा, और इसमें से कोई भी चीज की कमी हुई तो वो शेयर नहीं चलेगा। वो 2 साल 4 साल आप उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। अगर मुनाफा नहीं कमाती है, अपने कारोबार में वृद्धि नहीं कर पाती है और उसको काबिल लोग अगर नहीं चला रहे हैं, तो मुनाफा कमाने के बावजूद भी वो पैसा और वो प्रॉफिट और वो रेवेन्यू स्लिप कर जाएगा। आम निवेशकों को, एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर को वो पैसा नहीं मिल पाएगा। तो इन चीजों पे किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के पहले लोगों को देखना चाहिए, और आईपीओ में भी वही नियम लागू होता है। आईपीओ थोड़ा ज्यादा खतरनाक है क्योंकि लोगों को लगता है आपको पहली बार मिल रहा है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, आपको पता नहीं है कि प्रमोटर कैसा है। दूसरा कि आप ये देखिए कि एक समझा हुआ एक बड़े स्केल का निवेशक एक छोटे निवेशक को अपना शेयर बेच रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो आप समझिए कि इंफॉर्मेशन का एडवांटेज किसके पास होगा? छोटे निवेशक के पास। कानून होने के बावजूद भी, हालांकि सेबी ने प्रावधान किया हुआ है कि कंपनी के बारे में सारी जानकारी प्रॉस्पेक्टस के जरिए लोगों तक मुहैया कराई जाए। इसके बावजूद भी आपको ये सोचना चाहिए कि कोई व्यक्ति जिसने 100 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़ रुपए किसी कंपनी में पैसा लगाया है और वो ऐसे व्यक्ति को शेयर बेच रहा है जो 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए अपना लगाने वाला है, और उसके लगाने का उद्देश्य यह है कि किसी तरह से अलॉटमेंट हो जाए और वो 10 रुपए का 11 रुपए में बेच पाए। तो ये जो इंफॉर्मेशन का जो टिल्ट है वो काफी हद तक ये बड़े निवेशक के फेवर में है, और यहाँ पे छोटे निवेशक को अपना पैसा संभाल के रखना चाहिए। और ये जो बेसिक चेकलिस्ट है किसी भी कंपनी का शेयर लगाने के लिए, इसको बारीकी से देखना चाहिए। लेकिन माहेश्वरी सर, जैसा कि धीरेन्द्र जी ने कहा कि ये सारी चीज़ें सेबी की निगरानी में होती हैं, बावजूद उसके जो निवेशक हैं उनको अपने आंख कान सब कुछ खोल के सोच समझ के निवेश करना चाहिए। एक बात का जिक्र बार बार वो कर रहे हैं धीरेन्द्र सर कि ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स, अगर आप बताना चाहें दर्शकों को कि ये होता क्या है आखिर? देखिए, अगर हम ट्रेडिशनल एवोल्यूशन ऑफ कैपिटल मार्केट की बात करें, जैसे हमने प्राइस की बात करी, पहले फिक्स प्राइस आती थी तो फिक्स डिटेल आती थी। उसमें क्या होता था कि हमें बताना पड़ता था कि इशू कब आएगा और इशू किस प्राइस पे आएगा, क्या उसके साइलेंट फीचर है। लेकिन जैसे जैसे हमारी मार्केट ग्रो पड़ी और हमें लगा कि सेबी का प्रोसेस है, मर्चेंट बैंकर का प्रोसेस है, कई बार जब कंपनी आईपीओ का सोचती है और एक्चुअल आईपीओ आता है उसमें 5-6 महीने का टाइम भी लग जाता है। और मार्केट का माहौल कैसा है, अल्टीमेटली मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि आईपीओ सक्सेस क्या होगा और उसकी प्राइसिंग क्या होगी। अगर उस डिजाइन पे उस समय मार्केट, जैसे भी आपने देखा यूक्रेन वार से मार्केट को गवर्नमेंट को भी डिसीजन लेना पड़ा कि 5% की जगह क्या हम 3.5% ही लें, क्या इशू साइज को छोटा करें या बड़ा करें। ये जो हमारी ओरिजिनल जो प्रोस्पेक्टस था, जिसको हम कंपनी एक्ट में प्रोस्पेक्टस कहते थे, वहां ये सब फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। अब गवर्नमेंट ने इसको 2 पार्ट में बांट दिया कि भाई एक तो आप जो बेसिक डिस्क्लोजर्स हैं कि आप क्यों चाहते हैं, क्या करते हैं, क्या करेंगे, इस पैसे को रेज करके क्या करेंगे, उस चीज को एक अलग प्रोस्पेक्टस बनाइए, और फाइनल क्या डेट ऑफ इशू होगी और क्या प्राइसिंग होगी और कितना साइज होगा, इसको अलग कर लीजिए। तो जो प्रोस्पेक्टस खाली डेट नहीं है, उसमें कितना अमाउंट है और क्या प्राइसिंग है, उसको छोड़ के जो बाकी सारी डिटेल्स देता है उसको हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो वही गवर्नमेंट अप्रूव जो सेबी करती है उसको अप्रूव कर देती है। तो इसका मतलब आपके पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपने एक बार रेड हेरिंग अप्रूव करा दिया तो आपको इतने दिन के लिए मोहलत मिल गई, आप उतने पीरियड में अपनी प्राइसिंग देख लीजिए, मार्केट को देख लीजिए, मार्केट के मिजाज को देख लीजिए एंड उसके हिसाब से आप अपने इशू को ले आए। सर, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ हैं बीसी माहेश्वरी जी, जो कि दिल्ली से इस वक्त फोन लाइन में मौजूद हैं। माहेश्वरी जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। LIC का जो आईपीओ है उसमें 1 लाख 2 एप्लीकेशन लगा सकते हैं क्या? एक तो पॉलिसी होल्डर कोटे में, एक जनरल कोटे में, क्या ये पॉसिबल है? माहेश्वरी जी थोड़ा क्या रिपीट कर पाएंगे? थोड़ी वॉइस इतनी क्लियर नहीं आई थी, क्या क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन ये है, LIC के आईपीओ में 1 लाख 2 एप्लीकेशन लगा सकते हैं क्या? एक तो पॉलिसी होल्डर कोटे के अंदर और एक जनरल कोटे में, क्या 2 एप्लीकेशन लगा सकता है? एक नहीं। आप जरा रिपीट कर दीजिए, इन्होंने एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन है, आप जरा रिपीट कीजिए। जी, मैं रिपीट करता हूं। महेश्वरी साहब ये पूछ रहे हैं कि एक व्यक्ति जो कि पॉलिसी होल्डर भी है और एक आम निवेशक की तरह, वो क्या 2 एप्लीकेशन लगा सकता है? हाँ, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मर्चेंट बैंकर को इसको क्लैरिफाई करना चाहिए था। जो नॉर्मल लॉ है उसमें मल्टीपल एप्लीकेशन एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जब रिजर्वेशन होता है तो रिजर्वेशन के केस में हम एक रिजर्व कोटे में शेयर डाल सकते थे और एक ऑर्डिनरी शेयर में डाल सकते थे। तो ये जो टाइम जैसे अब आएगा, ये मर्चेंट बैंकर इसको क्लैरिफाई करेगा। अभी हम ये मान के चलते हैं
कि आप जो मल्टीपल एप्लीकेशन है वो नहीं लिख पाएगी। और अगर आप मान लो पॉलिसी होल्डर भी हैं और रिटेल भी है, लाइक आप 1 लाख रुपए का ही शेयर लेना चाहते हैं या 1 लॉट लेना ही चाहते हैं, तो इशू है कि आपको 65 और 60 और 45 105 रुपए डिस्काउंट मिलेगा या टोटल मिलेगा। अगर क्लैरिटी जो है वो यही है कि आप व्हिचएवर इज हायर, आप अगर पॉलिसी भी है और ये भी है तो आप अपना 60 रुपए का डिस्काउंट ले सकते हैं। चलिए सर, आज के इस कार्यक्रम में समय इतना ही है, लेकिन उससे जाने से पहले एक छोटा सा सवाल आप दोनों मेहमानों से पूछना चाहेंगे कि धीरेन्द्र सर, LIC का जो IPO है उसका बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं, आपकी तरफ से एक सजेशन इस IPO मेरी सलाह होगी कि इसको बारीकी से देखिए। LIC के बहुत सारे स्ट्रेंथ्स हैं, बहुत सारी कमजोरियां हैं, और आमतौर पे मेरी सरकारी कंपनियों में विश्वास बड़ा कम है कि ये लोगों के लिए, लेकिन LIC थोड़ा खास है क्योंकि LIC बहुत स्पेशल है इस नजरिए से कि सरकारी कंपनी का होना ही उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इंश्योरेंस कंपनी जो कि सरकारी कंपनी, जो कि सरकार द्वारा बैक्ड है और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगी, क्योंकि LIC के बारे में सरकार ने कह दिया है कि इसका डोमिनेंट स्टेक सरकार के पास भविष्य में भी रहेगा। और ट्रस्ट जो कि किसी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का खासकर सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है, वो सरकार के भागीदारी से और सरकार के ओनरशिप से ये और रीइंफोर्स होता है। तो देखना पड़ेगा, लेकिन लोगों को हड़बड़ी नहीं करना चाहिए। अभी LIC के बहुत सारे इश्यूज आएंगे और LIC पहली बार लिस्ट होगा, तो जरूर लगाइए एक्सपेरिमेंट के तौर पे, एक्सपीरियंस के तौर पे अभी। और आप शायद बहुत बड़ा इशू नहीं है इसलिए बहुत ज्यादा अलॉटमेंट भी नहीं हो, लेकिन समय के साथ ये आखिरी मौका नहीं है LIC के शेयर खरीदने का। ठीक है सर, आपके कुछ रिजर्वेशंस हैं, लेकिन माहेश्वरी सर, आपकी प्रतिक्रिया इसको लेकर। देखिए, हम तो मानते हैं जब भी एक बड़ा, क्योंकि हम बेसिकली ब्रोकिंग कम्युनिटी से बिलीव करते हैं, तो जब मार्केट में बड़ा इशू आता है तो वाइब्रेंसी आती है। ऑफ कोर्स धीरेन्द्र जी ने सही कहा कि मार्केट में जब गवर्नमेंट प्राइसिंग लेती है तो बीटा, दोनों बेनिफिट है। बीटा इसका कम होता है तो आपको रिस्क कम है। ये चांस ऐसा नहीं है कि आपने 905 का लिया और 750 में लिस्टिंग होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 905 का लेके आपको 1100 1150 मिल जाएगा। मुझे मानना यह है कि जो आपको 60 रुपए मिल रहे हैं प्लस 20, आपको 60 से 80 रुपए तक का फायदा एक महीने के अंदर हो सकता है। लेकिन फिर भी आपको, जैसे धीरेन्द्र जी ने बोला है कि हमें टोटल फंडामेंटल बेस पे चलना चाहिए। ये मान के कि हमें 50 रुपए आज बच जाएंगे या नहीं बच जाएंगे, ये राइट इशू या सब्सक्राइब करने का फायदा नहीं है। इन्वेस्ट के साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि गवर्नमेंट को इससे क्या फायदा होने वाला है। पैसा, जैसे अभी बताया कि जब ऑफर फॉर सेल है तो नेचुरली मनी तो गवर्नमेंट को चली जाएगी, लेकिन जो दूसरा इन्वेस्टर्स को या पॉलिसी होल्डर को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो है ट्रांसपेरेंसी का। जब ये LIC एक्ट के साथ साथ सेबी में चली जाएगी तो ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बहुत ज्यादा हो जाएगा, उससे इसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी और उसके बाद ये प्रॉफिट में आएगा। तो हमें अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेना, हमें ये नहीं मानना कि आज 900 से क्या 1100 आएगा या 950 आएगा, बट लॉन्ग टर्म में जी बिल्कुल, तो बहुत ही मैकेनिज्म होने से जी बिल्कुल सर, तो ये लबुलबाब ये कि LIC का IPO आने वाला है, और जैसा कि धीरेन्द्र सर ने कहा कि बहुत ही सोच समझकर, ये कोई आखिरी मौका नहीं है, और भी मौके आएंगे। आप जब भी निवेश करें बहुत ही सोच समझ कर करें। IPO अगर आपके लिए नया है, अगर आप पहली बार इसमें निवेश कर रहे हैं, तो और भी बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को समझकर, जानकर तभी आप इसमें निवेश करें, तभी आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धीरेन्द्र सर, आपका हमारे साथ जुड़े, और डॉक्टर NC माहेश्वरी, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। तो मनी मंत्रा के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।